हाय दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। थंबनेल देख के आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूँ। आज मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब लोगों से कि प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहना और मुझे बताना कि मेरी गलती कहाँ थी। ठीक है, साथ ही साथ मैं आप लोगों को कुछ ऐसी रियलिस्टिक बातें बताऊंगा जो आज की फिटनेस इंडस्ट्री में हो रहा है। ठीक है, सब कुछ शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग देखिए। ये वो सर्टिफिकेट है जो मुझे शारदा यूनिवर्सिटी से मिला था जब मैंने अपना नर्सिंग पास आउट किया था 2018 में। उसके बाद मैंने एस का सर्टिफिकेशन किया था। आप में से कई सारे लोग जानते होंगे कि एस का सर्टिफिकेशन की क्या वैल्यू है और ये कितना वैलिड है इंडिया में। ये एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट का कोर्स है, एस का सीपीटी यानी सर्टिफाइड पर्सन ट्रेनर। ये मैंने किया था 2019 में और ये एक्सपायरी डेट था 2021 में। फिर मैंने इसी सर्टिफिकेट को दोबारा फिर से रिन्यू कराया और 2021 से 2023 तक इसको मैंने फिर से रिन्यू कराया और ये बाय कुरियर मेरे घर तक डिलीवर हुआ था। इसके रिन्यूअल और इसके डिलीवरी दोनों के चार्जेस पे करने पड़ते हैं। उसके बाद मैंने आयसा से सर्टिफिकेशन किया था पावर लिफ्टिंग इंस्ट्रक्टर का। उसके बाद मैंने एनएएसएम का वुमेन फिटनेस स्पेशलिस्ट किया था। उसके बाद मैंने एनएएसएम का सीनियर फिटनेस स्पेशलिस्ट का कोर्स किया था। उसके बाद मैंने एनएएसएम का वेट लॉस स्पेशलिस्ट का कोर्स किया था। उसके बाद मैंने जीएमएसए का सर्टिफाइड सप्लीमेंट कंसल्टेंट का कोर्स किया था। उसके बाद मैंने जीएमएसए का लेवल 4 का कोर्स किया था। उसके बाद मैंने एस का वेट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट का कोर्स किया था। उसके बाद मैंने आईआईएफईएम से एडवांस प्रो बॉडी बिल्डिंग साइकिल का कोर्स किया था। उसके बाद मैंने फिर आईआईएफएम से प्रो बॉडी बिल्डिंग साइकिल का कोर्स किया था। उसके बाद मैंने टीम बॉस फिटनेस एकेडमी से एपीटी का कोर्स किया था जिसका नाम है एडवांस फिजिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसके 2 सर्टिफिकेट थे, एक वो और एक ये लेवल 1 और लेवल 2। और उसके बाद मैंने आयसा से स्पेशलिस्ट इन बॉडी बिल्डिंग का कोर्स किया था। और उसके बाद मैंने एस का न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट का कोर्स किया था। और उसके बाद मैंने टीम बॉस फिटनेस एकेडमी से बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट प्रेप का कोर्स किया था। और इसके अलावा भी मैं अभी 2 कोर्सेज कर रहा हूं। ये सारे सर्टिफिकेशन दिखाने का एक अलग ही पर्पस है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और मुझे बताइएगा कि मेरी गलती कहाँ थी। देखिए, हम लोग एक पर्सनल ट्रेनर है, ठीक है, और इतनी सारी पढ़ाई करूं या एक पढ़ाई करूं या एक भी पढ़ाई न करूं तो हम लोगों की जो सैलरी होती है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। वो होती है सिर्फ और सिर्फ, जैसे अभी रिसेंटली जो मेरी पैकेज लगी थी वो लगी थी 8,000 रुपये पर मंथ की, 5 घंटे की ड्यूटी की। और एक जगह लगी थी 16,000 रुपये 8 घंटे की शिफ्ट की। तो हम लोगों का जो सारा जो पैसे का जो मेन सोर्स होता है वो होता है इंसेंटिव का। इंसेंटिव से हम लोग 40% शेयर नॉर्मली कमाते हैं और 60% शेयर हम लोग जिम को देते हैं। जैसे ही मैंने जॉब शुरू किया था अपने जिम में तो वहाँ मुझे बताया गया था कि मेरे को हर महीने 75,000 का सेल देना है एनी हाउ, तभी मुझे सैलरी दी जाएगी। अदरवाइज अगर मैंने नहीं दिया सेल तो जो भी इंसेंटिव आता उसी का हाफ मुझे दे दिया जाएगा। ओके, तो अगर मान लीजिए कि मैंने 75,000 का सेल नहीं किया तो मुझे मिलता तकरीबन वही जो मैंने पर्सनल ट्रेनिंग का हाफ जो भी मैं कमाता वही मुझे मिलता। और अगर मैंने 75,000 का सेल दे दिया होता तो मेरे को 8,000 प्लस अलग से इंसेंटिव मुझे मिलता। जब मेरा जॉब शुरू हुआ तो
काफ़ी सारे मेल क्लाइंट और काफ़ी सारे फीमेल क्लाइंट मेरे को दिए गए थे ताकि मैं उन लोगों को चेज़ करूं और उन लोगों से इंसेंटिव कमाने की कोशिश करूं, उन्हें अपना पर्सनल क्लाइंट बना सकूं। तो मेल क्लाइंट भी थे और फीमेल क्लाइंट भी थे। उन्हीं में से एक फीमेल क्लाइंट थी, उसका नाम मैं नहीं लूँगा आप लोगों के सामने। फीमेल क्लाइंट को जब मैंने 10 दिन का डेमोन्स्ट्रेशन दिया और उसके बाद मैंने उनको ऑफ़र किया कि मैम आप प्लीज़ पर्सनल ट्रेनिंग लीजिए। हालांकि उन मैडम को बहुत ज़रूरत था एक पर्सनल ट्रेनर का, क्योंकि वो एकदम बिगनर थी, उन्हें डंबल पकड़ना भी नहीं आता था अच्छे से, उन्हें वेट को होल्ड करना नहीं आता था, काफ़ी सारी चीज़ें थी और उन्हें प्रॉपर एक गाइडेंस चाहिए था। और आप में से हर इंसान को जानकारी होगा कि एक बिगिनर को कितनी ज़रूरत होती है एक टीचर की। तो मुझे भी ये रियलाइज़ हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं पढ़ के आया हूँ और मैं जानता हूँ कि एक बिगिनर को कितनी ज़रूरत होती है एक पर्सनल ट्रेनर की। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये था मेरा। और दूसरा ये कि मेरे को अपना 75,000 का रेवेन्यू भी जनरेट करना था। ठीक है, तीसरा ये कि अगर मैं उन्हें रिजल्ट देता तो कहीं ना कहीं मेरा भी अपना करियर का पाथ या ग्राफ ऊपर जाता। ठीक है, पैसे मिलते, रिजल्ट में देता तो कहीं ना कहीं मेरा भी अपना बेनिफिट था। तो ऐसे 3-4 ऐसे कारण थे जिस वजह से मैंने उनको बोला कि मैम आप लीजिए पर्सनल ट्रेनिंग। मैम ने कहा कि मेरा बजट नहीं है, मैं नहीं ले सकती। मैंने कहा मैम कोई बात नहीं, आप मत लीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है 25,000 3 महीने का देना हर इंसान के बस की बात नहीं है। मैं ये बात समझ सकता हूँ, अगर मुझे से मांगा जाए तो शायद मैं नहीं दे पाऊंगा इस वक्त। अनटिल एंड अनलेस मुझे उसकी ज़रूरत ना हो तब तक मैं तो बिल्कुल उस पैकेज को परचेज कर ही नहीं पाऊंगा। तो फिर उन मैडम को मैंने अपने एक जो मेरे जो नीचे काम करते हैं फ्लोर ट्रेनर है ना, हमारे जिम में 2-3 फ्लोर ट्रेनर हमेशा अवेलेबल रहते हैं जो जर्नल क्लाइंट को हैंडल करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने भी, हमारे जिम के मैनेजमेंट ने भी इस चीज़ को मैनेज किया हुआ था कि पर्सनल ट्रेनर सिर्फ पर्सनल क्लाइंट्स को हैंडल करेंगे और साथ ही साथ कुछ जर्नल लोगों को भी हैंडल करेंगे, और जो फ्लोर ट्रेनर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ जर्नल क्लाइंट को हैंडल करेंगे। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने उन मैडम को अपने फ्लो ट्रेनर को हैंडओवर कर दिया, उसको रेफ़र कर दिया और बहुत ही तहजीब से मैंने रेफ़र किया। मैंने कहा कि मैडम ऐसा है कि मैं एक स्पेशलिस्ट हूँ, मेरे टाइम की कीमत है। ठीक है, आप एक काम करिए, आप कंटिन्यू कर लीजिए मेरे साथ जो हैं और इस जिम में जो आते हैं फ्लो ट्रेनर, उनके साथ कंटिन्यू कर लीजिए। वो आपको एक्सरसाइज करवा देंगे, आपको एक्सरसाइज सिखा देंगे। ठीक है, अगर आपका बजट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उनके साथ कंटिन्यू कर लीजिए। इतना मैंने बोला और यही सेम चीज़ हर जिम में होता है। मैंने कुछ एथिक्स के अलावा या एथिक्स के अगेंस्ट कुछ ऐसा नहीं किया, जो जायज़ है, जो होता है, मैंने वही किया। उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट डे से उन मैडम का एक बिहेवियर चेंज हो गया। 10 दिन के डेमोन्स्ट्रेशन में मैं जब भी उनको गुड मॉर्निंग बोलता था तो वो एक अच्छे तरीके से मुझे गुड मॉर्निंग विश करती थी। जैसे ही मैंने हैंडओवर कर दिया अपने दूसरे एम्प्लॉय को, तब से उनका बिहेवियर एकदम चेंज हो गया। वो मुझे जब भी गुड मॉर्निंग विश करती थी बहुत ही मतलब इग्नोरेंस वे में मुझे गुड मॉर्निंग विश करती थी। तो 10 दिनों तक मैंने कंटिन्यू किया, गुड मॉर्निंग मैम बोलता था। मैम का भी एक मतलब इग्नोरेंस वाला मतलब नेचर आ गया था। मैंने नोटिस किया कि मैं मतलब शायद कोई इश्यू आ गया उनके मन में मेरे लिए। तो मुझे एक समय के बाद मुझे लगा कि इनको मेरा गुड मॉर्निंग विश करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने उनको गुड मॉर्निंग विश करना छोड़ दिया। हालांकि गुड मॉर्निंग बोलने का कोई प्रेशर नहीं है, बस हम अपने मन से बोलते हैं किसी को भी, और कुछ नहीं। तो जैसे ही मैंने छोड़ दिया तो फिर मेरे पास एक कंप्लेन आया। मेरे बॉस ने मुझे बोला कि आपके खिलाफ़ एक कंप्लेन है। मैं एकदम नया था, 25-30 दिन ही हुए थे। कंप्लेन जब आया तो वो ये था कि सर ने मुझे बोला कि आपके खिलाफ़ कंप्लेन किया है उस मैडम ने, और उन्होंने ये कहा है कि आप उनको गुड मॉर्निंग विश नहीं करते, आप अपने आप में बिज़ी रहते हैं, आप जब फ्लोर पे रहते हैं तो आप अदर एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहते हैं और आप उनको देखते नहीं हैं। और जब मुझे ये कंप्लेन मिला तो मैं काफ़ी
शॉक हो गया था, क्योंकि उस मैडम से मेरा ना कोई लेना था ना देना था, ठीक है, कभी आई कांटेक्ट भी नहीं होता था, और अचानक से उन्होंने मेरे बारे में कंप्लेन कर दिया था। बहुत बुरा लगा था मुझे, क्योंकि बिना किसी गलती के अगर कोई इंसान किसी को कुछ बोल दे तो जाहिर सी बात है बुरा तो लगेगा ही ना। मैं वहाँ नौकर तो नहीं हूँ ना कि किसी को गुड मॉर्निंग विश करूँगा या कुछ भी करूँगा। अगर किसी को कुछ पूछना है तो वहाँ टीचर मैं हूँ, वो मुझसे आके पूछे कि हाँ सर मुझे ये बताइए, यही है सिंपल जवाब, ठीक है। अगर मैं यहाँ गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे बताना आप लोग। उसके बाद सर ने मुझे जो कहा कि जाइए आप उनसे बात करिए, आप वापस से अपना रैपो बिल्ड करिए, आप उनसे पूछिए कि क्या हुआ मैम, कोई नाराज़ है क्या हमसे आप, और उनको दोबारा से आप ऑफ़र करिए एक्सरसाइज के लिए, ऐसे ही करवाने की कोशिश करिए एक्सरसाइज जर्नली, और आप अपना रैपो बिल्ड करिए, ठीक है। तो सेम चीज़ मैंने किया। नेक्स्ट डे मैंने मैडम को गुड मॉर्निंग विश किया, ठीक है। मैंने मैडम से पूछा कि मैम आप उससे नाराज़ हैं क्या, तो मैम ने कहा कि नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ, ठीक है। तो मैडम जब आप नाराज़ नहीं हैं तो फिर आपने कंप्लेन क्यों किया। हालांकि ये बात मैंने बोला नहीं, ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ आपसे। फिर मैंने उनको फ्लोर पे ऑफ़र किया कि क्या आप मुझसे ट्रेनिंग लेंगी, तो उन्होंने कहा कि मैं सोच के बताती हूँ, ओके। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैडम कुछ मूवमेंट कर रही थी जो बहुत ही बेकार तरीके से मूवमेंट कर रही थी। मैंने मैम को कहा कि मैम इस मूवमेंट को इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, तो मैम ने पूरा का पूरा इग्नोर कर दिया मेरी बात को, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल नहीं सुना। अब जब आगे से आकर के मैंने सारे ऑफ़र किए, एक तमीज़ दिखाई, मैडम ने उस सारे तमीज़ पे लात मार दिया, तो फिर मैंने उनको उनके हालत पे छोड़ दिया, और मुझे लगा कि इनके अपने पर्सनल स्पेस में घुसने का कोई मतलब नहीं बनता, मुझे अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। तो फिर मैं फिर से अपने काम पे ध्यान देने लगा, और 1 महीने बाद उन्होंने फिर से एक कंप्लेन किया। कंप्लेन वो कर रही थी, और फिर मैं उस रास्ते से गुजरा और मैंने ये सुना कि ये तो किसी काम के लायक नहीं है। जब मैंने ये बात सुना तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मैं जिस जिम में काम करता हूँ वहाँ मेरे पास 4 से 4 क्लाइंट हैं, 4 पर्सनल क्लाइंट हैं। इसके अलावा मेरे पास कम से कम 10-12 वैसे क्लाइंट हैं जिनको मैं फ्री में एक्सरसाइज करवा देता हूँ, मैं उनकी हेल्प करता हूँ, डाइट प्लान दे देता हूँ, वर्कआउट प्लान दे देता हूँ, क्योंकि एक समय के बाद मैं भी इन्हें भी देखा कि यार लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो मदद करो जितना हो सकता है। वो खुश हैं, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और रही बात पैसे कमाने की, तो देख लेंगे क्या है, वो ऊपर वाला देख लेगा, ठीक है। 2 महीने जैसे ही बीत गए थे तो काफ़ी सारा पॉपुलैरिटी मैंने अपने जिम में थोड़ा बना लिया था, काफ़ी सारा रैपो बिल्ड कर लिया था मैंने काफ़ी सारे लोगों से, और मेरा ग्राफ ऐसे चल रहा था, ओके। जब मैंने ये सुना मैडम के मुंह से कि ये किसी काम के लायक नहीं है, मुझे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगा, ठीक है। और वो कंप्लेन कर रही थी मेरे रिसेप्शनिस्ट से और एक और फ्लो ट्रेनर था उससे। उन दोनों को, मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों को मेरे बारे में उन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए था कि देखिए अगर आपको इनसे हेल्प चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा, बट उन्होंने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने स्माइल करके उसकी बातों को सुना, उन्होंने डिफेंस में मेरे कुछ नहीं बोला, ठीक है। उसके बाद सच बताऊं तो मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया था कि ये कैसे, ये क्यों बोल रही हैं मैडम, क्यों मेरे पीछे पड़ गई हैं। मुझे बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही थी उस वक्त, ठीक है। मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया उस दिन, ये अभी की बात है, इसी वीक की बात है। उसके बाद मैंने अपने बॉस को फ़ोन किया, उनको कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है। सर ने कहा कि आप एक काम करिए, आप एक लेटर लिखिए, एक एप्लीकेशन लिखिए। तो मैंने एप्लीकेशन लिखा, पेज के दोनों साइड मैंने एप्लीकेशन लिखा, सबमिट किया, ठीक है। सर आए उसी वक्त, मतलब जैसे ही एप्लीकेशन मैं लिख रहा था तभी सर आ गए। फिर मैंने सर को सब कुछ बताया। मेरे बताते बताते और भी जिम के स्टाफ ने मेरी मदद की, उन्होंने ये बताया कि नहीं मैडम का नेचर ही ऐसा है। उसके बाद मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप उनको एक बार फ़ोन करके समझाइए, या फिर यहाँ बुला के आप उन्हें समझाइए कि मुझे इस तरीके से पोक ना किया करें, मेरे बारे में इस तरीके से ना बोला करें, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा।
उसके बाद क्या हुआ कि एप्लीकेशन लिखने के बाद, सर को सब कुछ बताने के बाद, मैंने सर को उस पूरे दिन 4 से 5 बार फिर से रिमाइंडर डाला। मैंने सर को बोला कि प्लीज़ आप बात करिए, या फिर कम से कम एक लेटर लिख दीजिए कि मैडम प्लीज़ हमारे स्टाफ के साथ मिसबिहेव ना करें, उनको उल्टा पुल्टा ना बोले। सर ने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया, उन्होंने नहीं मतलब इस चीज़ को सीरियसली लिया। इवन मेरे को ये भी बोला उन्होंने कि ठीक है, मैं रिसेप्शनिस्ट से बोल दूंगा और मेरा जो रिसेप्शनिस्ट है वो मॉर्निंग में उनसे बात कर लेगा। नेक्स्ट डे जब मैं जिम में पहुंचा तो मैंने देखा, मैंने पहले पूछा रिसेप्शनिस्ट से कि क्या आपको सर ने कोई मैसेज दिया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को कोई मैसेज नहीं मिला था सर की तरफ से। तो सच बताऊं तो मैं काफ़ी ज़्यादा अकेला पड़ गया था। जैसे ही उसने बोला तब तक मुझे लग रहा था कि शायद मेरा बॉस मेरे साथ है, शायद मेरी टीम मेरे साथ है। बट जैसे ही मैंने मॉर्निंग में सुना कि उन्होंने नहीं बोला, मेरे बॉस ने ये मैसेज पास आउट नहीं किया, तो मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा अकेला फील हो रहा था कि एक तो मैं फिजूल में इनकी बातें सुन रहा हूँ, ठीक है, ना इनसे लेना ना देना, और कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। उसके बाद जो मेरा जो पेशेंस था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। मैं फ्लोर पे गया और मैंने मैडम से पूछा कि मैम मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज़ 2 मिनट आप आइए। मैडम ने कहा कि मैं वर्कआउट करके बात करती हूँ। उसके बाद मैं वहाँ से चला गया। उसके बाद फिर मैंने मैडम से दोबारा बात करने की कोशिश की। जब वो रिसेप्शन पे आई, वो किसी और चीज़ के बहाने उन्होंने मुझसे बात किया था, बट फिर मैंने अपनी बात छेड़ दी और फिर उनसे बात करने की कोशिश की। जब बात करने की कोशिश की तो मैंने मैडम को कहा कि मैडम आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों आप मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, क्यों आप मेरे को कंप्लेन करती रहती हैं। तो उन्होंने कहा कि तुमको जो भी बात कर रहा है रिसेप्शन पे बात करो। अब मैं यहाँ पे थोड़ा अग्रेसिव हो गया। मैंने बोला कि मैडम ये क्या लगा के रखा हुआ है, आप अगर इस तरीके से बिहेव करेंगी तो मैं आपका मेंबरशिप कैंसिल करवा दूंगा। मैंने ये बात बोला था तो इसलिए बोला था क्योंकि मैं उस टीम का हिस्सा हूँ, मैं वहाँ पे एक टीचर हूँ, ठीक है, वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर हूँ। मुझे लगा कि शायद अगर मेरे बॉस ये काम नहीं कर रहे हैं तो शायद मेरे पास भी ऐसे पावर्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल करके मैं आगे बोल सकता हूँ, ठीक है। मैंने उनको इस हक से बोला क्योंकि मैं उस टीम का हिस्सा हूँ। फिर मैंने ये भी बोला, जो भी उन्होंने मेरे बारे में बोला था मैंने सब कुछ बोल डाला, ठीक है। वो मेरे को हमेशा कंपेयर करती थी किसी से। मैंने कहा कि जिससे आप मेरे को कंपेयर कर रही हैं वो इंसान मेरे से ट्रेनिंग लेना चाहता था। मैंने ये भी बात बोल दिया। और इसके अलावा मैंने ये भी बोला कि आज के बाद आप मेरे से बात मत करिएगा क्योंकि मैं आपसे खुद बात नहीं करना चाहता। ये सारी बातें बोल के मैं वहाँ से चला गया, ठीक है। उसके बाद वो मैडम उस जिम से चली गई और मैडम ने क्या किया कि दिन भर मैम ने फ़ोन किया जिम के स्टाफ को, नंबर लिया, ठीक है। खूब शिकायत की मेरी, क्योंकि उन्हें इस बार मटेरियल मिला था। पहले उन्हें कोई हार्ड मटेरियल नहीं मिला था। पहले वो बस ये बोलती थी कि मेरे को गुड मॉर्निंग विश नहीं करता, ऐसे ही बैठा रहता है, ये करता है वो करता है। इस बार सॉलिड रीज़न था क्योंकि मैंने उनसे बहसबाजी किया था, ठीक है। बहसबाजी मैंने मजबूरी में किया था। शौक नहीं चढ़ा मुझे कि मैं जिम में जा कर के अपने किसी भी मेंबर के साथ बदतमीजी करूं। वहाँ उनके अलावा और भी ऐसे लोग आते हैं जिनसे मेरा इंटरेक्शन होता रहता है। कम से कम उनके अलावा 60 ऐसे लोग आते हैं जिनसे मेरा अच्छा रेपो है, अच्छी मेरी उनसे पहचान है। वो तमीज़ से रहते हैं मेरे साथ और हम लोग बड़े ही सही तरीके से काम करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि उस मैडम ने पूरा दिन मेरे बॉस को कॉल किया, कंप्लेन किया कि आपके स्टाफ ने मेरे साथ बदतमीज़ी की, ये वो। मेरे बॉस ने मेरे को फ़ोन करके बुलाया 1 बजे। उस दिन वो सारे लोग सीरियस थे। उस दिन मैनेजमेंट सीरियस था जिस दिन ऐसा हुआ। उससे पहले जब मैंने एप्लीकेशन दिया था, जब मैं एक लीगल प्रोसेस के थ्रू गुजर रहा था, तो कोई सीरियस नहीं था। बट उस दिन वो सीरियस हो गया था जिस दिन मैंने अपनी आवाज़ उठाई थी अपने लिए, अपने राइट्स के लिए, कि कोई इंसान मुझे बोल नहीं सकता कुछ भी। मेरे भी अपने वर्क एथिक्स हैं, मैंने उसी वर्क एथिक के अंदर ही काम किया है, लेकिन कोई किसी को कुछ उल्टा बोल तो नहीं सकता ना। मैं वहाँ किसी का नौकर तो नहीं हूँ। 8,000 रुपये में मैडम ने मेरे को खरीद तो नहीं लिया है। अगर मेरे को जिम पे कर रहा है 8,000 रुपये 5 घंटे के, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो लोग मेरे को गाली सुनने के लिए या बातें सुनने के लिए वहाँ पर मेरे को पे कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर मैं वहाँ गया, मैंने देखा मैनेजमेंट ने तभी मेरा साथ दिया था, मेरे बॉस ने भी मेरा साथ दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये डिले हो गए ये लोग, ठीक है।
24 घंटे पहले जब इन्होंने ये एक्शन लिया होता ना तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होता, लेकिन ये डिले हो गया। और मैडम वहाँ पे ये जाके कंप्लेन कर रही थी कि वो मेरे नाम का एक बड़ा सा बैनर लगाए वहाँ पे, और बैनर पे ये लिखे कि कुणाल इज नो मोर। इसका मतलब साफ जाहिर है कि वो मैडम मेरी पहचान को बर्बाद करना चाहती थी। उनकी नफरत दिख रही थी, क्योंकि फर्स्ट डे से ही उनका बिहेवियर चेंज हो गया था जब मैंने उनको मतलब ऑफर किया था पीटी के लिए, और फिर मैंने उनको रेफर कर दिया था। तभी से उनका जो बिहेवियर है एकदम चेंज हो गया था, और वो दिख रहा था कि ये गुस्सा एक दिन का नहीं है, ये पिछले 60 से 70 दिनों का एक फ्रस्ट्रेशन है जो एक साथ बाहर आ रहा है। उन्होंने मेरे जिम के ओनर को 2 से 3 घंटा खूब पकाया, बात किया, कंप्लेन किया। ओके, उनको बोला कि आप बड़ा बड़ा पोस्टर लगाओ कुणाल के खिलाफ, कुणाल के बारे में लिखो, कुणाल इज नो मोर, ठीक है, इस तरीके की बातें बोली। और भी बहुत सारी जो अगड़म बगड़म मेरे बीच में जो कन्वर्सेशन हुई थी वो भी बोला। उनकी इस तरीके की बिहेवियर जो मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। मेरे घर में कोई भी ऐसे फीमेल नहीं है। इवन मेरी गर्लफ्रेंड डॉक्टर है, मैंने उससे ही पूछा यार मुस्कान मुझे बता कि ये हो क्या रहा है मेरी लाइफ में। उसने भी बोला कि वो किसी साइकोलॉजिकल इश्यूज से गुजर रही है, ठीक है। मेरी मम्मी, मेरे बहनें, मेरी चाची, मौसी, दादी, कोई भी मेरे परिवार में इस तरीके का नहीं है कि उसके पीछे पड़ गया तो पड़ गया, वो भी पता नहीं किस घमंड में, किस इंटेंशन से, ठीक है। वो भी वक्त बीत गया। मेरे बॉस ने कहा कि कुणाल एक काम करो, 2 दिन का सस्पेंशन लीव ले लो तुम, और 2 दिन के बाद आना। तब तक मैंने उस चीज़ को स्मूथली लिया था। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, और धीरे धीरे मैं सच बताऊं तो मैं अंदर ही अंदर बड़ा डिप्रेशन के वे में जा रहा था। ओके, और डिप्रेशन के वे में जा रहा था मैं। कल क्या हुआ कि मैंने अपने जिम में कॉल किया अपने रिसेप्शनिस्ट को। मैंने जस्ट उससे ऐसे ही अपनी बातें शेयर की। मुझे लगा कि ये बंदा अच्छा है। जब मैंने उससे बात किया तो मुझे पता चला कि वो मुझे यही कह रहा है कि मेरी गलती है, मैंने उस मेंबर से बदतमीजी की। वो मेंबर पिछले इतने दिनों से मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, मेरे को पोक कर रहा है, अननेसेसरली कुछ ना कुछ बोले जा रहा, ना रिलेशन ना कुछ भी। तो वो सही है, बस मैंने जवाब दे दिया तो वो गलत है। जेंडर इक्वलिटी की हम हमेशा बातें करते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि ये कौन सी जेंडर इक्वलिटी है। वो लड़की है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। भैया ऐसा क्यों? सारे राइट्स दे दिए हैं क्या उनको? मेरी भी तो बहनें हैं ना। हम तो जेंडर इक्वलिटी में बिलीव करते हैं। ये कौन सा बिहेवियर है ये? आप बताइए। मैं यूजुअली जल्दी फीमेल से बात नहीं करता, बट हमें भी कमाना है, हमें भी सर्विस देना है, हमें भी प्रैक्टिस करना है। तो जाहिर सी बात है, मेल हो या फीमेल हो, दोनों के साथ मिलके काम करना है, दोनों को सेम प्रायोरिटी देना है। इसलिए हम आगे बात करते हैं, ऑफर करते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसका नतीजा ये निकलेगा। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि या तो ये पागल हो गई या तो मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि मैं लगातार 4 से 5 दिनों तक इसी बारे में सोचे जा रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। कई बार मेरे को ऐसा भी फील हो रहा था कि मैनेजमेंट अगर पहले बात करता तो शायद ये नौबत नहीं आती। और जब मैंने फिर पूछा अपने एक रिसेप्शनिस्ट से, तो मुझे उसने कहा कि गलती मेरी है, सारे की सारी गलती मेरी है, मेरे को नहीं बात करना चाहिए था। उसकी बातें सुन के मैं वापस से थोड़ा डिप्रेशन टाइप का हो गया था। मुझे डिप्रेशन नहीं, मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। पहले से उदास था और उदास हो गया, सच बताऊँ तो। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं वहाँ जॉब नहीं करूँगा। जॉब इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि वो लेडी जिसके लिए मैंने 2 दिन का सस्पेंशन लिया है वो फिर से उंगली करेगी और मेरा मैनेजमेंट फिर से लापरवाही दिखाएगा। मैं वहाँ गाली सुनने नहीं गया हूँ, मैं वहाँ किसी के ताने सुनने नहीं गया हूँ। मैं गया हूँ अपना टैलेंट दिखाने, मैं अपना स्किल दिखाने गया हूँ, लोगों की मदद करने गया हूँ, पैसे कमा के पैसे देने भी आया हूँ। यानी कि अगर 40% मेरा है तो 60% मेरे जिम का है। उनका भी अपना हक बनता है कि वो मेरा फेवर करे, वो लोग मेरे लिए लड़े, बोले कि हमारे एम्प्लॉय को आप ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, ये है बात। अब आप मुझे बताइए कि क्या मैं गलत था? क्या मैंने अपने लिए अगर उस
फीमेल से बहसबाजी किया या मैंने बोला, तो क्या वो गलत था? आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं अब और किसी को नहीं बता सकता। मैंने अपने घर में ये बात किसी को नहीं बताया, क्योंकि मैं अगर बताता तो वो शुरू से ही मुझे कह रहे थे कि ये इंडस्ट्री बेकार है, इस इंडस्ट्री में कोई ग्रोथ नहीं है, ये इंडस्ट्री ही उन्हें समझ नहीं आती, और वो मुझे शुरू से यही बोलते थे कि इस इंडस्ट्री में तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू छोड़ दे। अब जॉब करने के बाद, इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद, इतना टाइम देने के बाद मैं ये बात उनको बताऊंगा तो जाहिर सी बात है वो लोग मुझे ही सुनाएंगे, और शायद कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे एक उदासी भी नज़र आएगी मुझे, कि वो मुझे एक फेलियर के नज़र से देखेंगे। तो फिर मैंने उनको नहीं बताया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मुझे बताइए कि मैं गलत था या सही था। अब मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ फिटनेस इंडस्ट्री की। देखिए क्या होता है ना कि जब भी कोई जिम खुलता है या सेटअप होता है या एकदम नया नया जिम होता है, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ उस जिम में। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो पूरी कोशिश करते हैं मार्केटिंग करने की, और मार्केटिंग करने के लिए वो लोग ये बोलते हैं कि आप हमारे जिम में आइए, आपको पर्सनल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो ये कह के लोगों को वहाँ बुलाते हैं, बट जब वो इंसान वहाँ पे आता है तो जाहिर सी बात है उसे पर्सनल ट्रेनिंग की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, और दूसरी तरफ जो ट्रेनर्स होते हैं उनका घर कैसे चलेगा 8,000 रुपये में? अगर वो पर्सनल ट्रेनिंग नहीं देगा तो वो खाएगा क्या? चलो वो 8 घंटे की शिफ्ट करते हैं, 14, 15, 16 हज़ार रुपये जो कमाते हैं ट्रेनर्स, अगर वो पर्सनल ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वो खाएंगे क्या? बताइए। उससे ज़्यादा सैलरी, ठीक है, एक पर्सनल ट्रेनर से ज़्यादा सैलरी मजदूरों की है। 650 रुपये दहाड़ी मिलता है, 500 रुपये दहाड़ी मिलता है, तो जाहिर सी बात है उनकी सैलरी ज़्यादा है। मैं किसी भी फील्ड का बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, किसी भी फील्ड की को गलत नज़र से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि छोटे से छोटा इंसान भी आज की डेट में 15,000 रुपये महीना कमा रहा है, तो पर्सनल ट्रेनर की सैलरी इतनी कम क्यों है? एक तरफ पर्सनल ट्रेनर की बात है और दूसरी तरफ उन लोगों की बात है जिन लोगों को झूठ बोल करके जिम में एडमिशन करवाया जाता है। उन्हें ये कहा जाता है कि आप हमारे जिम में आइए, आपको पर्सनल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जाहिर सी बात है बिना पर्सनल ट्रेनिंग के वो ग्रो कैसे करेगा? किसी भी इंसान के पास इतना फिजूल टाइम थोड़ी है कि उसको 1-1 घंटा देगा। ये एक मिसमैनेजमेंट है जिस तरीके से ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट की जा रही है। मैं आपको एक और रियलिटी बताता हूँ। कोई भी इंसान जो जिम में आता है, एक ब्रांडेड जिम में जाता है, वो 20,000 रुपये देता है पूरे साल भर की फीस। उसके बाद जैसे ही वो जिम में आता है उसे पता चलता है कि पर्सनल ट्रेनिंग नाम का भी कोई चीज़ होता है। ठीक है, किसी भी जिम में फॉर अराउंड 20,000 से लेकर के 30-35,000 तक की 3 महीने का पैकेज होता है पर्सनल ट्रेनिंग का। पर्सनल ट्रेनिंग का पैकेज, चलिए मान लीजिए कि उसने 30,000 रुपये का ले लिया, 20,000 रुपये का मेंबरशिप और 3 महीने का पर्सनल ट्रेनिंग की फीस उसने जमा करा दी, अभी हुआ 50,000 रुपये। उसके बाद फिर उसे ऑफर किया जाता है कि आप ये सप्लीमेंट लीजिए, ये सप्लीमेंट ले लीजिए, ये सप्लीमेंट ले लीजिए। और जब सप्लीमेंट ऑफर किया जाता है उसको लेने के लिए, तो ये भी उसको कहा जाता है कि आप हमारे यहाँ से लीजिए, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट आता है, हमारे पास यहाँ से आता है, वहाँ से आता है, अमेरिका से आता है, न्यूजीलैंड से आता है, तमाम तरीके की बातें उसे बोली जाती है। आपको कहीं और आप लेंगे, आप लोगों को लोकल मिलेगा और उससे दिया जाता है एकदम MRP टू MRP। और आप ये भी मान लीजिए कि अगर उसको 15,000 रुपये का सप्लीमेंट दे दिया तो अब लगभग उसने खर्च कर दिए 65,000। 65,000 देने के बाद भी कई सारे लोगों को रिजल्ट्स नहीं आते। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जैसे ही बीत जाता है उसे रिजल्ट्स नहीं आते। मैंने ऐसे ऐसे जिम देखे हैं, ऐसे ऐसे जिमों के बारे में सुना है जो ये कहते हैं कि बिना पर्सनल ट्रेनिंग का पैकेज लिए आप किसी भी क्लाइंट से बात तक नहीं करेंगे, आप उसको कुछ नहीं बताएंगे। इवन मैंने ये भी सुना है कि पर्सनल ट्रेनिंग लेने के बाद भी आप उस क्लाइंट को पूरा का पूरा रिजल्ट नहीं देंगे। ये बात बहुत ही डीप बात है और ये बात मैंने पता लगाया था बहुत पहले। मैं बहुत पहले ये सारी बातें बोलना भी चाह रहा था, लेकिन अभी जो चल रहा है ना उसी में ये बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इस तरीके की बातें भी बोली जाती है कि आप अपने क्लाइंट को 100% रिजल्ट नहीं देंगे, उसका रिजल्ट आप थोड़ा सा होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि तभी आपके साथ वो इंसान लंबे समय तक रहेगा। अब आप इमेजिन करो एक बार, 65,000 उसने खर्च दिया, उसको रिजल्ट नहीं मिला, उसके सारे सवालों का जवाब उसको नहीं मिला अभी तक, और रिजल्ट भी नहीं मिले, उसको जवाब भी नहीं मिला और उसके रिजल्ट्स को धीरे धीरे दिया जा रहा है। अब आप सोचिए कि ऐसे इंसान पे क्या बीतेगी। 65,000 कमाने के लिए उन लोगों ने ये किया, इस तरीके से अपनाया, मतलब चिल्लड़ बटोरने के चक्कर में वो लोग
लाखों रुपए का नुकसान कर रहे हैं, उन्हें ये दिखाई नहीं देता। वो एक इंसान अगर सही समय पे अपने प्रॉमिस्ड डेट पे वो इंसान अगर ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो वो इंसान आपके लिए 10-10, 20-20 क्लाइंट लेके आ सकता है। लेकिन अगर वो इंसान ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, अगर आप अपनी जबान पे खड़े नहीं उतरे, तो वही इंसान आपके 20 क्लाइंट बर्बाद कर देगा। इन्हें ये दिखाई नहीं देता। अगर मैं सच कहूँ तो कहीं ना कहीं मैंने ऐसी रियलिटी भी मैंने अपने क्लाइंट से और अपने जिम के मेंबर से मैंने ये रियलिटी शो कर दिया था, और ऐसे रीजंस थे इस वजह से मैंने जिम छोड़ दिया, क्योंकि मैं अब और नहीं देख सकता यार। मैं पढ़ लिख के आया हूं, ऐसे गवार नहीं हूं मैं कि मैं उन्हीं चीज को प्रोसीड करूं जिस चीज को आप प्रोसीड कर रहे हैं। आप कमाइए चिल्लड़, मुझे नहीं कमाना। अगर मैं कमाऊंगा तो इज्जत की रोटी कमाऊंगा, वरना नहीं कमाऊंगा मैं। मेरे पास अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं भीख मांग लूंगा, मैं मजदूरी का काम कर लूंगा, लेकिन मैं ये काम नहीं करने वाला कि मैं किसी को बेवकूफ बना करके उसके पैसे लूटूं। वो 65,000 वो इंसान कैसे जमा कर रहा है ना, आप एक बार उसे जाके पूछो। उस रिसेप्शनिस्ट से पूछो जो उसका साथ दे रहा है, उस पर्सनल ट्रेनर का साथ दे रहा है, उस मैनेजमेंट का साथ दे रहा है, कि वो 65,000 जमा करने में उसे कितना समय लगता है। ये तो बात रही कि ऐसे लोग जो जिम चला रहे हैं ये क्लाइंट को लूट रहे हैं। अब दूसरी तरफ जो पर्सनल ट्रेनर है उनको देखिए ये लोग कैसे लूटते हैं और कैसे। मान लीजिए कि मेरी सैलरी है लगभग 15,000 रुपए, ठीक है। 15,000 रुपए मैं अपनी मंथली सैलरी रखता हूं, ठीक है। और उसके बाद आप मान लीजिए कि 25,000 एवरेज पर्सनल ट्रेनिंग की फीस है, और मेरे पास लगभग 15 क्लाइंट है, ठीक है। तो 15 इंटू 25 लगभग 3,75,000 रुपए मैंने 3 महीने का रेवेन्यू निकाला, ठीक है। उसमें से मान लीजिए कि मेरा अपना शेयर होता है 40%, ठीक है। ये आ गया 40%, यानी 1.5 लाख रुपए, ठीक है। अब मैं अपने 3 महीने की सैलरी जोड़ के बताता हूं कितना हुआ। वो हुआ लगभग 45,000। ये हुआ लगभग 1,95,000 रुपए, ठीक है। अब मैं इसे मंथली बताता हूं कि मंथली मेरा कितना हुआ। मंथली मेरा हुआ लगभग 65,000, ठीक है। तो मैंने कंपनी को कमा के दिया 1,80,000 रुपए। अब आप एक बात बताइए, अब अगर मैं कंपनी को 3 महीने में 1,80,000 रुपए बना के देता हूं, तो क्या कंपनी मेरा साथ नहीं दे सकती? बताइए। और ये मैंने 15 क्लाइंट बताया ना आपको, 15 क्लाइंट से भी ज्यादा होते हैं, 20-20 क्लाइंट होते हैं। हालांकि मेरे पास नहीं थे, बट फिर भी 60% शेयर तो रखते हैं ना जिम वाले, 40% हमें मिलता है। जब 60% आप कमा रहे हैं तो आप क्या अपने एम्प्लॉय के लिए आवाज नहीं उठा सकते? क्यों नहीं उठा सकते आवाज उसके लिए? ये है असली रियलिटी फिटनेस इंडस्ट्री की। जब से बिजनेसमैन इस इंडस्ट्री में कूदे हैं ना, उन्होंने इस इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया है। एक जिम में 50 तरीके की चीजें ऐड कर दी है, भले ही उसके ट्रेनर्स हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रॉसफिट डाल दिया है, क्रॉसफिट का ट्रेनर नहीं होता। यूजुअली जिस सिटी में मैं रह रहा हूं वहां तो नहीं होता, मेट्रो सिटीज में भले ही होता है, ठीक है। दूसरी चीज आपने देखा होगा, वो रोप, वो टायर, ठीक है, बहुत सारे कैटल बेल हो गए, ठीक है। ये इन सब ट्रेनिंग के लिए प्रॉपर वैसा एक क्रॉसफिट वाला ट्रेनर चाहिए। कोई भी ट्रेनर उसकी एक्सरसाइजेस नहीं करवा सकता। ये यूट्यूब से देखते हैं, कहते हैं कि यूट्यूब से देख करके सीख जाएंगे और करवा देंगे, ठीक है। ऐसे तो इनके थॉट हैं, खैर उसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये हुआ पहला। दूसरा गलती मैं देखता हूँ हमेशा, उसी जिम में आप जुम्बा करवा रहे हैं, आप एरोबिक करवा रहे हैं, और आप करवा रहे हैं योगा। योगा तो खुले में होता है, जुम्बा के भी अलग से स्टूडियोज होते हैं। लेकिन बिजनेसमैन जब से इस इंडस्ट्री में कूदे हैं ना, काफी सारे जिम इंडस्ट्री उन्होंने बर्बाद कर दिया है। काफी सारा जिम का जो एम्बियंस था वो बर्बाद करके रख दिया है। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं ना, एक अच्छा इंटीरियर बना देंगे, अच्छे इक्विपमेंट ले आएंगे, लेकिन वो एक अच्छा ट्रेनर नहीं ला सकते हैं। जो ट्रेनर्स होते हैं ना, वो जिम के पिलर्स होते हैं। अगर वो पिलर हट गया ना, जिम टूट जाएगा। सीधी बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप BMW की गाड़ी में 800 का पहिया लगा देंगे ना, तो वो सिर्फ चलेगा, अच्छा ना दिखेगा, ना आगे तक टिकेगा, ठीक है। तो याद रखना मेरी बात। अगर आपको एक जिम चलाना है ना, तो एक अच्छा ट्रेनर लाना पड़ेगा। भले ही वो सर्टिफाइड हो या ना हो, लेकिन एक अच्छा ट्रेनर लाना पड़ेगा, और उस ट्रेनर की आपको इज्जत भी करनी पड़ेगी। तभी आपका जिम चल पाएगा, तभी आपके पास लोग आ पाएंगे। वीडियो को एंड करने का समय आ गया है।
आप लोग लाइक करो, डिसलाइक करो, शेयर करो, आप लोग देख लेना क्या करना है, लेकिन मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि क्या मेरी कोई गलती थी या नहीं थी। ठीक है, मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए इस वक्त। ठीक है, और कल तक मेरा चौथा दिन था एक सैड लाइफ का, एक डिप्रेशन वाली लाइफ का, बट आज वो दिन ऑलमोस्ट ख़त्म है। उस चीज़ से बाहर हो चुका हूँ मैं, और मैं अभी जॉब नहीं करने वाला, स्पेशली इस सिटी में, क्योंकि यार मुझसे नहीं हो सकता। मैं किसी की गुलामी नहीं कर सकता, किसी ने मुझे खरीदा नहीं है। काम करूँगा तो इज्जत से करूँगा, वरना नहीं करूँगा। अदर ऑप्शंस हैं मेरे पास। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।